आज हम लोग क्लास 12 का इंग्लिश पढ़ेंगे पार्ट 2, जिसका नाम है रेनबो। इसमें पोइट्री देखेंगे हम लोग आज। सेकेंड पोइट्री है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसके जो लेखक हैं वाल्ट व्हिटमैन है, ठीक है, जिनका जन्म जो है ये 1819 में हुआ और इसकी मृत्यु 1892 में हुआ। ये इनका लाइफ टाइम है, लाइफ स्पैन है। इनका थोड़ा सा परिचय हम लोग देख लेते हैं। इनको द पीपुल्स पोएट कहा जाता है। पीपुल्स पोएट मतलब पब्लिक का कवि, जनता का कवि, आम भाषा में जो बात करता है, जिसकी भाषा को सब लोग समझ जाता है, उसको कहते हैं पीपुल्स पोएट। तो इनको भी वैसा कहा गया। इज परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर। ये जो है ना, कदाचित ऐसा है, ये फिगर है जो इंडिविजुअल होता है, व्यक्तिगत प्रभाव जिसका रहता है। एक सिंगल आदमी अगर कुछ करता है तो उसका प्रभाव व्यक्तिगत ही होता माना जाता है। तो लिटरेरी फिगर है, साहित्यिक इसका इमेज है। दैट अमेरिका हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड, जैसा कि इनके जैसा अमेरिका में शायद ही कभी हुआ है, मतलब नहीं हुआ है। ऐसा ये पोएट है, ऐसा कवि है ये वाल्ट व्हिटमैन, जैसा अमेरिका में अभी तक नहीं हुआ है। ही बिगेन वर्किंग एज ए कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे। इन्होंने अपने जीवन का जो शुरुआत किया था वो कारपेंटर के रूप में किया था। कारपेंटर क्या है? बढ़ईगिरी करना, मतलब लकड़ी का कार्य करना, लकड़ी का कुछ भी काट करके बनाने का काम, जो है फर्नीचर बनाने का काम करना, उसको कारपेंटरी बोलते हैं। तो कारपेंटर का इन्होंने काम किया। और सोचो कितने साल में, 12 एज के पहले, तो बचपन में इन्होंने किया। ही आल्सो वर्क एज ए प्रिंटर, प्रिंटर के रूप में भी काम किया, छापने वाला। टीचर के रूप में काम किया। एंड एडिटर, और संपादन वाला भी काम किए। एंड वाज वॉलंटियर नर्स, सबसे बड़ा बात है कि वॉलंटियर नर्स के रूप में काम किया ड्यूरिंग द सिविल वार। सिविल वार जब हुआ था अमेरिका में, जनता का विद्रोह हुआ था, तो उसमें ये वॉलंटियर मतलब क्या होता है? स्वयंसेवक, जो वॉलंटरीली वर्क करता है, अपनी इच्छा से वर्क करता है, वैसा नर्स का काम किया। नर्स मतलब नर्स जरूरी नहीं कि लेडीज होगा, नर्स कोई भी हो सकता है। नर्स का मतलब हुआ नर्सिंग करना, लालन पालन करना, देखभाल करना। तो युद्ध में जब लोग घायल होते होंगे तो उसका देखभाल करने का काम भी करते थे ये। मतलब क्या? ये सेवा के काम करते थे। तो सेवा का काम कौन कर सकता है? जिसके अंदर में अहम की भावना, प्राइड की भावना नहीं हो। ही आल्सो वर्क हो गया ये एज ए प्रिंटर, टीचर, एडिटर और वॉलंटियर नर्स भी थे। व्हिटमैन्स पोएट्री जो है, ऑल ऑफ व्हिच इज कलेक्टेड इन लीव्स ऑफ ग्रास। एक इनका जो है संग्रह है, काव्य संग्रह, लीव्स ऑफ ग्रास। इन्होंने जितना भी कविता लिखा है, पोएम लिखा है, पोएट्री, उस सारे का कलेक्शन लीव्स ऑफ ग्रास में है, जो 1855 में प्रकाशित हुआ था। ये कहा गया इज नॉन फॉर इट्स, लेकिन ये जो लीव्स ऑफ ग्रास है, ये किस रूप में जाना गया? ये जाना गया फ्री रिदम्स। इसमें इसका क्वालिटी क्या है कि वो रिदम फ्री होता है, उसमें कोई रिदम नहीं होता है, कोई ताल नहीं होता है। जैसे कि हम लोग गाना गाते हैं, सॉन्ग कोई गाते हैं, तो उसमें एक लय होता है, ताल होता है, तो सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन कोई गाना को अगर चुपचाप पढ़ दिया जाए, अच्छा नहीं लगेगा। तो इसका भी जो कविता था वो रिदम फ्री था, ताल नहीं था उसमें, ठीक है। और लैक ऑफ राइम, उसमें राइम भी नहीं था, रिम भी नहीं था। मतलब कोई जो है तुकबंदी बोलते हैं इसको हिंदी में, कि एक कविता अगर है तो एक कविता, एक लाइन का जो लास्ट वर्ड होता है, दूसरे लाइन का लास्ट वर्ड वो मिलता जुलता होता है, सेम उच्चारण वाला। तो ये जो है इसमें नहीं था। तो इसको जिस तरह से कन्वेंशनल पोएट्री का सिस्टम चल रहा था, उससे अलग हट के था। तो कोई इसके कविता को पढ़ करके ये नहीं कह सकता था कि कविता है ये। व्हिटमैन फर्स्ट पब्लिश्ड इट एट हिज ऑन एक्सपेंसेस इन 1855। 1855 में जो है इन्होंने जो ये छपाया, तो ये अपने पैसे से छपाया।
However, the free form of the poems and the joyful dedications to the importance of the individuals were not well received at first. लेकिन ये फ्री रिदीम और लैक ऑफ रिदीम के कारण इसको स्वीकार नहीं किया गया। शुरुआत में कोई इसको वैल्यू नहीं दिया। इन फैक्ट वास्तव में जो है हिज कलेक्शन ऑफ पोएम कॉस्ट वाइटमैन हिज जॉब, इसका जो जॉब था उल्टे जो है जॉब से इसको हाथ धोना पड़ गया कि तुमने ये क्या कर दिया। इसका सब लोग विरोध करने लगा। एज इट वाज टेकन टू बी ऑब्सीन, इसको गलत रूप में लिया गया कि तुमने गलत काम कर दिया, एक पाप का काम कर दिया है, ऐसा करके तुमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, इसलिए तुमको नौकरी से निकाला जाता है। इसकी बहुत दुर्गति हुई। इन 1881 आफ्टर मैनी एडिशंस, अब ये जो लिख दी छप गया तो इसका कई एडिशन हुआ। बाद में उन्होंने अब देखा कि मेरा नौकरी से हाथ धोना पड़ गया, कुछ खामियां हैं, तो उसमें सुधार करने का प्रयास किया। कई सुधार के बाद जो है लिप्स ऑफ ग्रास फाइनली फाउंड ए पब्लिशर, इसको एक पब्लिशर मिला विलिंग टू प्रिंट इट अनसेंसर्ड, और उसने इच्छा जाहिर की कि जैसा है वैसा हम छापने के लिए तैयार हैं। अनसेंसर्ड छाप दिया वो। ट्रांसलेशंस ऑफ दिस कलेक्शन, अब वो जो कलेक्शन उन्होंने जिस भाषा में लिखा इंग्लिश में, इसका फिर अब ट्रांसलेशन होने लगा, अनुवाद होने लगा अलग अलग भाषा में। वेयर इंथुजियास्टिकली रिसीव्ड इन यूरोप, उत्साह के साथ अमेरिका में लिखा गया। अमेरिका के लोगों ने इसको महत्व नहीं दिया, लेकिन इसी का अनुवाद करके यूरोप के लोगों ने पढ़ना शुरू किया। यूरोप में ये प्रचलित ज़्यादा हो गया। कहा जाता है कि घर के लोग को अपना महत्व का चीज़ नहीं लगता है, अगर बाहर वाले लोग पूछने लगते हैं तब लगता है कि ये भी इम्पोर्टेंट का चीज़ है। लोग तो अमेरिका में भी ऐसा ही हुआ इनके साथ में। बट विटमैन रिमेंड रिलेटिवली अनअप्रिसिएटेड इन अमेरिका, अमेरिका में इनका कोई अप्रिसिएशन नहीं हुआ, कोई इनका उत्साहवर्धन नहीं किया। इट वाज ओनली आफ्टर हिज डेथ, सिर्फ ये हुआ कब? ओनली आफ्टर हिज डेथ, मरने के बाद। दैट ही कुड विन अप्रिसिएशन इन अमेरिका, अमेरिका में उसको अप्रिसिएशन मिला, लेकिन कब? जब वो मर गया। जिंदा में उनको कोई नहीं पूछा। फॉर हिज ओरिजिनल एंड इनोवेटिव एक्सप्रेशन ऑफ अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म, अब ये कहा गया कि अमेरिका में जो इंडिविजुअलिज्म का प्रचार हुआ, व्यक्तिवाद का जो प्रचार हुआ कि व्यक्ति ही सब कुछ है, अपना फ्रीडम होता है, अपने इच्छा से जी सकता है, तो इसका इन्होंने विटमैन ने शुरुआत किया। ये पता अमेरिका वालों को चला कब? जब वो मर गया, कि इन्होंने भाई जो बात बोला है वो ओरिजिनल बात बोला है और वो इनोवेटिव है, एक नया आइडिया लेकर के आया है। हिज इम्पोर्टेंट वर्क इंक्लूड, इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है मतलब लिटरेचर इनका जो लिखा हुआ है वो लिव ऑफ ग्रास तो है ही, जिसको 1855 में छपाया गया था। एंड ड्रम टैप्स, एक दूसरा कलेक्शन है ड्रम टैप्स, वो 1866 में कलेक्शन हुआ, ये प्रकाशित हुआ। अब हम लोग चलते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में, क्या क्या है इसमें देखें। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, ये कहते हैं कि मैं सेलिब्रेट करता हूँ, मैं उत्सव मनाता हूँ, किसका? माई सेल्फ का, अपने आप का। मतलब इसको दुनिया से नहीं, ये जैसे ही इसमें आया व्यक्तिवाद का, इसमें चर्चा किसका होगा? व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म का, अपना ही बात का। तो एक इंडिविजुअल जो होता है वो दूसरे की बात कम करता है, अपनी ज़्यादा करती है। तो ये प्रकृति में है। वो कह रहे हैं कि आई मतलब मैं खुद, सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं स्वयं में उत्सव मनाता हूँ, हमको उत्सव मनाने के लिए किसी अन्य लोगों की ज़रूरत नहीं है। एंड सिंग माई सेल्फ, और जब हमको खुशी मनाना होता है तो मैं खुद ही गाता हूँ। मैं उत्सव मनाने के लिए अपने आप में उत्सव मना रहा हूँ, गाने का मन करता है, सिंग भी अपने आप करता हूँ, गाता हूँ। एंड वाट आई एज्यूम, और मैं जो भी एज्यूम करता हूँ, जो भी मान लेता हूँ, यू शेल एज्यूम, तुम भी वैसे ही मानते हो, तुम भी वैसे ही मानोगे। ऐसा कह सकते हैं कि हम जो चाहते हैं वही होता है, वही सब करता है।
यहाँ पर अपने इच्छा को ये बढ़ा करके बताए कि हम जो चाहते हैं एक तरह से ये सही बात भी बोल रहे हैं कि दुनिया को हम जैसा दिखाना चाहते हैं वैसा ही लोग देखता है। हम अगर अपने चेहरा को ढक लेंगे तो कोई देख नहीं पाएगा, उसी तरह से अपने व्यवहार को हम छिपा लेंगे तो लोग नहीं देख पाएगा, मास्क पहन लेंगे तो नहीं देख पाएगा ना। तो हम जिस तरह से और जितना दिखाना चाहते हैं सामने वाले को उतना ही दिखता है। तो वही कहा गया व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, जितना मैं एज्यूम करता हूँ मानता हूँ उतना ही तुम मानते हो। फॉर एवरी एटम प्रत्येक कण के लिए बिलोंगिंग टू मी, जो मुझसे बिलोंग करता है, मुझसे संबंधित है, एज गुड बिलोंग्स टू यू, उतना ही संबंध, उतना ही कण का संबंध तुमसे भी है। इस प्रकृति में जितना संबंध हमसे है चीज़ों का उतना ही संबंध तुमसे भी है। आई लोफ मतलब क्या है? लोफर वर्ड सुना है ना? लोफर जो है इंग्लिश वर्ड, हिंदी से इंग्लिश में गया या जैसे भी, तो ये लोफ का मतलब लोफर क्या किसको कहते हैं? जो फालतू का घूमता भटकता रहता है। तो लोफ कह रहा है कि मैं उसी तरह से बिना मतलब का घूमता फिरता हूँ। एंड इन्वाइट माई साउल, और मैं इन्वाइट करता हूँ किसको? अपने आत्मा को। आई लीन एंड लोफ, मैं जो हूँ झुक जाता हूँ, दुबला पतला हूँ। एंड लोफ एट माई ईज, और मैं उतना ही घूमता हूँ जितना मुझे ईज होता है, आसानी होता है। ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास, देखने में, ऑब्जर्व करने में, वॉच करने में किसी चीज़ को, किसको? तो ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास, ग्रास को देखना है। ग्रास मतलब घास, और कब का घास? समर ग्रास। समर ग्रास में गर्मी में कम घास होता है, और उस समय जो पत्ता होता है वो छोटा छोटा पत्ता होता है और वो नुकीला होता है। तो नुकीले पत्ते को देखने के लिए मैं इधर उधर चलता रहता हूँ। माई टंग, मेरा जो जीव है, एवरी एटम एट माई ब्लड, मेरे ब्लड का प्रत्येक जो है कण, फॉर्म द फ्रॉम दिस सॉइल, वो जो बना है, मतलब कौन कौन? मेरा टंग जो है, मेरे ब्लड का प्रत्येक पार्टिकल जो है, वो सारे कण बना है। किस चीज़ से बना है? फ्रॉम दिस साउल, इस मिट्टी से बना है। दिस साउल, दिस एयर, इस हवा से बना है। हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कि इसी दुनिया में, इस धरती पर हम लोग रहते हैं, तो ये हमारी धरती मातृभूमि है, इसी से हमारा लालन पालन हुआ, इसी धरती ने हमने जन्म लिया, इसी धरती से मिट्टी से हम फसल उगा के खाते हैं और यही सब उपयोग करते हैं, इसी धरती का पानी पीते हैं, इसी धरती का हवा लेते हैं। तो इस जहाँ पर हम लोग ये सब उपयोग करते हैं, इसका उपभोग करते हैं, तो इस तरह से हम इसके यहीं के रहने वाले हो गए वासी, और हम इस पर डिपेंडेंट है। ये हमारी मातृभूमि कहते हैं इसको। तो मातृभूमि है और हमको यहीं पर रहना चाहिए। मातृभूमि के साथ देशभक्ति की भावना जुड़ी रहती है। तो ये जो है, ये भी उसी तरह की बात कर रहे हैं कि हमारा जो निर्माण हुआ है दिस सॉइल एंड दिस एयर से हुआ है। मतलब ये अमेरिका में रहने वाले हैं, तो ये वहाँ के सॉइल के बारे में बोल रहे हैं। मतलब उनके लिए वो देश अपना है ना, राष्ट्रीयता उनके लिए वहाँ के लिए है, तो वो अपने देश के लिए बोल रहे हैं कि हमारा जो निर्माण हुआ है वो इसी मिट्टी से, इसी हवा से हुआ है। बॉर्न हियर ऑफ पेरेंट्स, हम यहाँ पर जो है बॉर्न हुआ है, जन्म हुआ है किसका? हमारे पेरेंट्स का, हमारे माता पिता का भी यही जन्म हुआ है। हमारा तो हुआ ही, हमारे माता पिता का भी जन्म यही हुआ है। बॉर्न हियर फ्रॉम पेरेंट्स, अब पेरेंट्स के भी पेरेंट्स जो हैं वो भी यही जन्म लिए हैं। द सेम एंड देयर पेरेंट्स द सेम, और उसके भी पेरेंट्स मतलब पूर्वजों से लेकर के, कई पीढ़ियों से लेकर के हमारे जितने भी पेरेंट्स हुए हैं, पूर्वज हुए हैं, एंसेस्टर हुए हैं, सबका जन्म इसी मिट्टी पर, इसी हवा में हुआ है, इसीलिए हम भी यहीं रहेंगे। ये भावना एक तरह से जुड़ा हुआ है। आई नो 37 ईयर ओल्ड, आई नो, मैं जो है अभी 37 साल का, अभी इसका उम्र कितना हो गया लेखक का जिस समय लिखा था? 37 साल। तो 37 ईयर्स ओल्ड जो है हो गया है। इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, और हमारा स्वास्थ्य भी परफेक्ट है, शुरुआत हमारा अच्छा है, अच्छे स्वास्थ्य की शुरुआत हो चुकी है। मतलब ये कहना चाह रहा है एक तरह से कि हमारे पूर्वज भी यहाँ रहे हैं और हम भी यहीं रहेंगे, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा है, हमको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। होपिंग टू
सीज नॉट टिल डेथ, और ये जो हमारी इच्छा है, ये होप करते हैं, आशा करते हैं कि नॉट ये सीज हो, ये ख़त्म नहीं हो, ये हमारा जो इच्छा है ये किसी तरह से ख़त्म नहीं हो जाए, हमको इच्छा बदलना नहीं पड़े। कब तक? टिल डेथ, मतलब मृत्यु तक हम यहीं रहें। क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एवेंस, क्रीड्स और स्कूल जो होता है ये धर्म का एक पंथ होता है, कई तरह की विचारधारा होती है, स्कूल्स होता है। तो ये जो कह रहा है कि वहाँ पर जो विचारधारा होगा, वहाँ पर क्रिश्चियन का विचारधारा चलता है, तो जो भी विचारधारा है इन अवेयंस वो दुविधापूर्ण होता है, भटकावपूर्ण होता है। रिटायरिंग बैक ए वाइल सफिस्ट एट, और जब उससे रिटायर करके आते हैं पीछे तो हमको सफिस्ट होता है, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में रहता है। एट वाट दे आर बट नेवर फॉरगेटन, जितना हमारे पास है अगर हम विचार करें तो हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में है सब कुछ, हमको अलग अलग विचारधारा में बट करके अलग अलग नहीं रहना चाहिए। बट नेवर फॉरगेटन, जिसको हम, हमारे पास इतना विचार है जिसको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, हमको क्या करना चाहिए? गुड और बैड के लिए नहीं रहना चाहिए। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड, मुझे हम बोलने के लिए परमिट करना चाहिए, परमिशन मिलना चाहिए। एट एवरी हैजार्ड, प्रत्येक हजार्ड मतलब क्या होता है? एक प्राकृतिक दुर्घटना टाइप का। नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, और नेचर जो है करता है, कोई चेक नहीं करता है, कोई रुकावट नहीं डालता है विद ओरिजिनल एनर्जी। हम ओरिजिनल एनर्जी में अगर हम चल रहे हैं तो नेचर भी हमको सपोर्ट करता है। तो ये प्रकृतिवाद से जुड़ा हुआ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है।